हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज़। आज तारीख है 8 सितंबर 2020। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि ये वीडियो आज लेट आ रही है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे फादर जो आईसीयू में एडमिट है और मैं अकेला हूँ यहाँ पे उनकी केयर टेकिंग करने के लिए। तो इसीलिए मैंने तो सोचा था आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आज मुझे अभी थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं हॉस्पिटल के टेरेस पर आके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी नॉइज़ेज़ आएंगी, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसको इग्नोर करें, आज मेरे साथ कोऑपरेट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियोस में ऐसा ना हो, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए जल्दी स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है आज, तो मैं जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले ये हमारे पेड कोर्सेस है जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली प्लान जो है 499 रुपीज़ का है, मंथली जो है 99 रुपीज़ का है, एनसीईआरटी 299 रुपीज़ का है। अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं तो आपको करना क्या होगा, 499 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोन पे करना रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद स्क्रीनशॉट को शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे, और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी PDF नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में है, तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ऑपरेशन ट्विस्ट जो है वो सेंट्रल बैंक का एक मूव होता है जिसमें सेंट्रल बैंक ये डिसाइड करती है कि वो अपनी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को सेल कर देती है और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को बाई कर लेती है। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि एक तरह की यूजुअल प्रैक्टिस है जो कि कैरी की जाती है RBI के द्वारा, जिससे कि वो यील्ड कर्व को मैनेज कर पाए। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो ऑपरेशन ट्विस्ट है ना वो एक तरह का मूव है जो कि सेंट्रल बैंक लेती है। इसमें क्या करती है सेंट्रल बैंक, क्या करती है, लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटीज़ को खरीद लेती है और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को सेल आउट कर देती है। ऐसा करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव यही होता है कि यील्ड कर्व को मैनेज करने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन जो इसमें आप देखेंगे तो आपको पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लगेगा, दूसरा स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट लगेगा, क्योंकि ये ऑपरेशन जो किया जाता है यील्ड कर्व को मैनेज करने के लिए किया जाता है। लेकिन ये जो स्टेप है ना जो RBI लेती है वो यूजुअल स्टेप नहीं है, वो कभी कभार लिया जाता है, इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था ना वो गलत हो जाता है। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए RBI ने इस स्टेप को पहली बार लिया है, ये एक तरह का अनकन्वेंशनल पॉलिसी मेजर्स है, इसीलिए जानते हैं क्या है, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, क्योंकि ये यूजुअल नहीं है, ये कभी कभार होता है, वंस इन अ ब्लू मून। देखिए जो कन्वेंशनल ऑपरेशन ट्विस्ट है ना उसमें सेंट्रल बैंक करती क्या है, सेम अमाउंट की जो सिक्योरिटीज़ है ना उसको बाई एंड सेल करती है। मतलब जैसे कि अगर 10,000 की शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी थी, 10,000 की शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को बेच देगी और 10,000 की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को परचेज कर लेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो कोल गैसिफिकेशन मेथड होता है ना वो एक तरह का वाटर इंटेंसिव फॉर्म है जो कि यूज़ किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि हाल में ही केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री ने एक कोल गैसिफिकेशन प्लांट को कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, कहाँ पे, भोपाल मध्य प्रदेश में, यूरिया सेक्टर के लिए। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, पहला वाला जो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो कोल गैसिफिकेशन मेथड है ना उससे सिन गैस प्रोड्यूस की जाती है। मैंने मिक्सचर उस दिन बताया था, एक क्वेश्चन इसमें मैंने पहले भी फॉर्म किया है। इसमें कौन कौन सी गैसें रिलीज़ होती हैं, मतलब कौन कौन सी गैसों का ये मिक्सचर है सिन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नेचुरल गैस एंड वाटर वेपर। ठीक है, फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए जो कोल गैसिफिकेशन है ना वो एक तरह का मेथड है, वाटर इंटेंसिव फॉर्म है जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए गवर्नमेंट ने ना हाल में ही एक कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया है कोल गैसिफिकेशन प्लांट को लेके, लेकिन वो उड़ीसा के लिए ना कि भोपाल MP के लिए है, इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था ना वो इनकरेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कोल गैसिफिकेशन प्लांट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में है, तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट को, किसके लिए, कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट के लिए। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो DFIs है ना वो ऑफ एंड लेट करते हैं लोअर स्टेबल रेट पे, लोअर स्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। क्यों, जिससे कि वो प्रमोट कर सके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को विद कंसिडरेबल सोशल बेनिफिट्स। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है।
तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। मुझे तो लगता था कि आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाऊँगा और आज का दिन जो है वो गैप में जाने वाला है, लेकिन जो आपका लव और सपोर्ट है ना, वो मुझे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि किसी भी एडवर्स कंडीशन में मैं अपने काम को अंजाम दूँ, पूरा करूँ। देखिए क्या होता है ना, ज़िंदगी और यूपीएससी समय समय पे इम्तहान लेते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरा जो मेंटल स्टेबिलिटी है ना वो वक्त इतनी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए वीडियो के एक्सप्लेनेशन को भी हो सकता है कि वीडियो के एक्सप्लेनेशन में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, और वीडियो को मैं जल्द से जल्द ख़त्म करने की भी कोशिश करूँगा। लेकिन ये है कि आप लोग की जो सपोर्ट से ना मुझे स्ट्रेंथ मिलती है, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग का भी मतलब मेरे साथ कोई एडवर्स कंडीशन है तो उसकी वजह से इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर पड़े। चलिए तो ठीक है, समय ना बर्बाद करते हुए एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को देख लेते हैं। देखिए हाल में ही न्यूज़ में था क्योंकि गवर्नमेंट प्लान कर रही है डीएफआई को सेटअप करने के लिए, जिससे कि वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के गैप को ना फिल कर सके, इसीलिए ये पार्ट न्यूज़ में था। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए जो डीएफआई है ना वो प्रोवाइड करती है लॉन्ग टर्म क्रेडिट को, किसके लिए? कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि बहुत लंबे समय तक चलता है, जिसकी यील्डिंग रेट्स बहुत कम होते हैं। मतलब जैसे कि लोन तो प्रोवाइड कर देती है, लेकिन उससे जो इंटरेस्ट का जो पार्ट होता है ना वो बहुत लो होता है, तो रिटर्न जो होता है ना बहुत कम मिलता है। कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, माइनिंग में, हैवी इंडस्ट्री में और इरीगेशन सिस्टम में। देखिए जो डीएफआई, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था बिल्कुल करेक्ट था। जो डीएफआई है ना वो लैंड करती है लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अभी मैंने बताया आपको कि लो इंटरेस्ट रेट पे लैंड करती है लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो भी करेक्ट था। जो डीएफआई है ना वो डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। देखिए जो डीएफआई होती है ना, इसको डेवलपमेंट बैंक के नाम से तो जाना जाता है, ये डिफरेंट होती है कमर्शियल बैंक से भी। ये करती क्या है? देखिए फंड को मोबिलाइज़ करने का तरीका क्या है। कोई भी बैंक क्या करती है, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे डीएफआई को ले लीजिए, वो फंड लेती है मतलब इन द फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट, मतलब एफडी के फॉर्म में या आरडी के फॉर्म में लोगों से फंड लेती है और इसी फंड को मोबिलाइज़ करती है लैंडिंग के लिए, ठीक है। तो जो डीएफआई है ना वो कमर्शियल बैंक से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ डिपॉजिट के रूप में ना शॉर्ट टू मीडियम टर्म डिपॉजिट लेती है, लेकिन जब लैंड करती है तो उसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो कमर्शियल बैंक की मैच्योरिटी पीरियड के ही बराबर होती है, जिससे कि जो लैंडिंग वाला पार्ट है ना उसमें मैच्योरिटी मिसमैच ना हो पाए, जो कि मतलब आपको मालूम है कि जो लैंडिंग की वजह से क्या होता है, अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है जो कि मैनेज करता है डिफ़ॉल्टर्स को, ठीक है। उस कोड के तहत जितने भी डिफ़ॉल्टर्स हैं या वो चाहे वो विलिंगलिंग, देखिए डिफ़ॉल्टिंग क्या होता है, एक विलिंग डिफ़ॉल्ट होता है कि आपने जानबूझ के ऐसा किया, और एक होता है कि आप मजबूरी की वजह से आप जो टर्म है उसको पे नहीं कर पा रहे, जो इंस्टॉलमेंट है वो पे नहीं कर पा रहे, जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंतर्गत देखा जाता है। तो ये मैच्योरिटी को सेम रखते हैं लैंडिंग वाले पार्ट के लिए, जिससे कि जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को इम्प्लाई किया जाए तो दोनों के लिए नॉर्म्स सेम रहे, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी डीएफआईज़ के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए ओस्लो अकॉर्ड जो है ना कभी कभी न्यूज़ में रहता है, हमें ये बताना है ये जो अकॉर्ड है वो किस किस कंट्री के बीच में है। इजिप्ट, सूडान, इजराइल, पैलेस्टीन, ईरान, इराक, तुर्कमेनिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो बताइए किसके किसके बीच में है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो ओस्लो अकॉर्ड था ना इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, वो हुआ था 1993 में साइन, ठीक है। इस अकॉर्ड के अंतर्गत ये हुआ था कि दोनों कंट्री बैठ के मतलब स्टेटस के सेटलमेंट के ऊपर बात करेगी और नेगोशिएशन के ऊपर डिसाइड करेगी। लेकिन ये क्या हुआ, नेगोशिएशन का प्रोसेस जो था ना वो बिल्कुल बंद हो गया, मतलब ठंडे बस्ते में चला गया कुछ सालों तक। फिर क्या हुआ, अचानक से इजराइल ने ईस्ट जेरूसलम को कैप्चर कर लिया 1967 में, और जैसे ही इजराइल ने जेरूसलम को कैप्चर किया ना, तो जेरूसलम जो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट था इजराइल के लिए, तो इस जेरूसलम के पार्ट पे ना इजराइल बिल्कुल तैयार नहीं हुआ कि हम हर पार्ट पे तो नेगोशिएट कर सकते हैं पैलेस्टीन के साथ, लेकिन जेरूसलम के पार्ट पे ना हम बिल्कुल नेगोशिएट नहीं करेंगे, यानी नॉन नेगोशिएबल हो गया। और जो पैलेस्टीनियंस थे वो भी चाहते थे कि ईस्ट जेरूसलम जो हो ना वो उनके कैपिटल, उनके स्टेट का पार्ट हो, तो इसीलिए ये स्टेटस क्यों अभी तक मेंटेन है। और ये जो ऑब्वियस ही बात है कि अभी ये जो है ईस्ट जेरूसलम डिसाइडेड नहीं है कि इजराइल का है कि पैलेस्टीन का है, तो स्टेटस क्यों मेंटेन है। तो वर्ल्ड की जो दूसरे नेशन भी है ना उनकी भी नज़र
जेरूसलम की ओर है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ओस्लो अकॉर्ड्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो ग्रीन टर्म अहेड मार्केट के बारे में है। ये कभी कभी न्यूज़ में रहता है, हमें ये बताना है ये जो टर्म है या एक्सप्रेशन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म से रिलेटेड है, या नन ऑफ दी अबव। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, नन ऑफ दी अबव। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो एक्सप्रेशन है ना वो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के द्वारा प्रोड्यूस की गई है। तो ऐसी एनर्जी रिसोर्सेज को क्या किया जाएगा ना, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को इंडियन मार्केट में शॉर्ट टर्म पावर के तौर पे बेचा जाएगा। तो जी ये है क्या ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, उसके बारे में जान लेते हैं। ये एक तरह का अल्टरनेटिव मॉडल है, ठीक है, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कि जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स है ना वो अपनी पावर को ओपन मार्केट में सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए न्यूज़ में था। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए जो GTAM है ना उसके अंदर कद क्या होगा, जो ट्रांजैक्शन होंगे वो बायलैटरल नेचर के होंगे। बायलैटरल नेचर का मतलब ये है कि इसमें आप बायर और सेलर को का क्लियर आइडेंटिफिकेशन होगा, जिसके वजह से क्या होगा कि अकाउंटिंग के वक्त ना कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। फर्दर इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे जो GTAM के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना वो सेग्रीगेट किए गए हैं सोलर RPO में और नॉन सोलर RPO में। मतलब कौन सी इलेक्ट्रिसिटी सोलर के थ्रू प्रोड्यूस की जा रही है और कौन सी इलेक्ट्रिसिटी अदर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के थ्रू प्रोड्यूस की जा रही है। देखिए इसमें जो बिडिंग होगी ना वो मेगावाट पर आवर्स के बेसिस में होगी, और जो एनर्जी शेड्यूल होगा ना GTAM के कॉन्ट्रैक्ट में वो कंसीडर किया जाएगा डीम्ड RPO कंप्लायंस के रूप में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी GTAM के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो ट्रांसफ़र पेमेंट्स के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स है ना वो एक तरह के रिसिप्ट हैं जो कि किसी भी कंट्री का रेसिडेंट जो है ना वो रिसीव कर सकता है फ्री में। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो ट्रांसफ़र पेमेंट है वो कंसिस्ट करते हैं रेमिटेंसेस को, गिफ्ट्स को और ग्रांट्स को। जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वो कहता है कि जो ट्रांसफ़र पेमेंट मोड है वो गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट सिटीजन के द्वारा किया जा सकता है या दिया जा सकता है जो कि अब्रॉड में रह रहा है। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए वही सारी इन्फॉर्मेशन है जो स्टेटमेंट में थी कि ये जो एक तरह की रिसिप्ट होता है जो कि कोई भी किसी भी कंट्री का रेसिडेंट फ्री में रिसीव कर सकता है। जो ट्रांसफ़र पेमेंट होता है गिफ्ट, रेमिटेंसेस और ग्रांट को कंसिस्ट करता है। और फाइनल इन्फॉर्मेशन यही है कि जो ट्रांसफ़र पेमेंट है वो चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट सिटीजन दोनों कर सकता है, चाहे वो अब्रॉड दोनों के दोनों दे सकते हैं, चाहे वो अब्रॉड में ही क्यों ना रह रहे हो। जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो रेड सी के बारे में है। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है जो रेड सी है ना वो स्ट्रिप ऑफ वाटर है और इनलेट है इंडियन ओशन का। ये ऐसा एरिया है जो सेपरेट करता है दो कॉन्टिनेंट्स को, एशिया और अफ्रीका को। तो हमें ये बताना है कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर करते हैं रेड सी को। तो कंट्रीज़ के नाम नीचे लिस्टेड है, सऊदी अरेबिया, येमेन, इथियोपिया, इजिप्ट और जिबूती। तो बताइए कौन कौन से कंट्रीज़ जो बॉर्डर करते हैं रेड सी को। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो करेक्ट आंसर है वो है सऊदी अरेबिया, येमेन, इजिप्ट और जिबूती। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए आप मैप में देखेंगे तो सारी कंट्रीज़ आपको दिख जाएंगी। देखिए जो इथियोपिया है ना वो इसको रेड सी से बाउंड्री नहीं बनाता, क्योंकि बीच में आपका ये इट्रिया वाला रीजन आ जाता है और यहाँ पे जिबूती है। येमेन ये रहा, सऊदी अरेबिया ये रहा, और सूडान ये रहा और इजिप्ट ये रहा। तो ये सारे जो हैं वो बॉर्डर बनाते हैं रेड सी के साथ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी रेड सी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 8th क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लेते हैं और बताते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट है ना वो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जिसका मिशन है ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना पूरे वर्ल्ड में। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो इंटरनेशनल कोवेनेंट है सिविल राइट्स और सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर, वो मॉनिटर किया जाता है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट के द्वारा। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। तो ऑप्शन जो डी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए जो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट है ना वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स NGO है, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था।
देखिए इसके कॉम्पोजिशन में क्या 60 एमिनेंट जूरिस्ट है इसमें, जिसमें सीनियर जजेस, अटॉर्नीज़ और एकेडमिक्स हैं। फंक्शन क्या करती है, ये डेवलप करती है नेशनल एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड को थ्रू द लॉ। हेडक्वार्टर कहाँ, स्विट्ज़रलैंड में है। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए जो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है ना, वो मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कि अडॉप्ट की गई है UNGA के द्वारा। ये मॉनिटर की जाती है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमेटी के द्वारा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी दोनों के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 9th क्वेश्चन, उसमें 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो आइए दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखते हैं और बताते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो कहता है कि भारत में जो टेलीकॉम सेक्टर है वो लिबरलाइज हुआ था न्यू इकोनॉमिक स्ट्रेटजी के अंतर्गत 1991 में। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कहता है कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के हिसाब से देखें तो जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता है उसमें सिर्फ इनकम इंक्लूड करती है टेलीकॉम ऑपरेशन की। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो टेलीकॉम सेक्टर था ना वो लिबरलाइज हुआ था नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी के अंतर्गत 1994 में। इसमें क्या होता था कि कंपनीज़ को लाइसेंस इशू किए जाते थे जब वो फिक्स लाइसेंस फ़ी को पे करती थी। फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए जो मेजर डिस्प्यूट था किसके बीच में, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के और मोबाइल ऑपरेटर्स के बीच में, वो AGR की डेफिनेशन को ही लेके था। देखिए जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन थी ना वो आर्ग्यू करती थी AGR के ऊपर कि इसमें सारे रेवेन्यू को इंक्लूड किया जाए डिस्काउंट से पहले जो होता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये का कोई रिचार्ज था और उसको डिस्काउंट करके 75 रुपीज़ कर दिया गया, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन चाहती थी कि 100 रुपये को AGR में काउंट किया जाए, और जो मोबाइल ऑपरेटर्स थे उनकी डिमांड अलग थी। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए जो मोबाइल ऑपरेटर्स थे ना वो क्लेम करते थे कि AGR में जानते हैं क्या होना चाहिए, सिर्फ उस रेवेन्यू को काउंट करना चाहिए जो कि एक्वायर की गई है कोर सर्विसेज के थ्रू, ना कि डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम या प्रॉफिट या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट के थ्रू। मतलब इन सारों को नहीं काउंट करना चाहिए, सिर्फ उसी को काउंट करना चाहिए, उसी रेवेन्यू को काउंट करना चाहिए जो कि एक्वायर की गई है कोर सर्विस के थ्रू। तो यही डिस्प्यूट था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और मोबाइल ऑपरेटर्स के बीच में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी AGR के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो काफला सिस्टम के बारे में है। हमें ये बताना है जो सिस्टम है वो गवर्न करता है किस चीज़ को, कार्बन ट्रेड को, ऑयल एंड नेचुरल गैस को, फॉरेन टूरिस्ट को या माइग्रेंट लेबर्स को। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो काफला सिस्टम है वो गवर्न करता है माइग्रेंट लेबर्स को, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो काफला सिस्टम है ना वो कतर का है। जो कतर है वो एबॉलिश करने वाली है कंट्रोवर्शियल एग्जिट वीज़ा सिस्टम के बारे में सिस्टम को फॉर ऑल फॉरेन वर्कर्स बाय द एंड ऑफ 2019, इसीलिए न्यूज़ में था। फर्दर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं काफला होता क्या है। देखिए काफला क्या होता है, काफला का मतलब होता है गारंटी और टू टेक केयर ऑफ, अरेबिक में अगर देखें तो ये एक तरह का सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि सारे ऑब्लिगेशंस को लेट डाउन किया जाता है जो कि ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन गेस्ट के लिए हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के देख ले इस सिस्टम के अंतर्गत होता है क्या। देखिए एक माइग्रेंट वर्कर जो होता है ना, जो उसका इमिग्रेशन स्टेटस होता है ना, वो उसके लिए जो एम्प्लॉयर होता है ना वो लीगली बाउंड होता है जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। इसमें क्या होता है जो माइग्रेंट वर्कर है ना वो किसी कंट्री में किसी भी कंट्री में ऐसे तभी एंटर कर सकता है जब जो एम्प्लॉयर है वो पर्टिकुलर रीज़न के अंतर्गत ये मेंशन करे या परमिशन दे कि इस पर्टिकुलर माइग्रेंट वर्कर को मैं एम्प्लॉय कर रहा हूँ अपने कंपनी के अंतर्गत या अपने प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और कोई भी माइग्रेंट लेबर ऐसे ही बिना रीज़न के कंट्री को लीव नहीं कर सकता जब तक वो परमिशन ना ले ले अपने कफील से। कफील का मतलब क्या होता है, स्पॉन्सर या एम्प्लॉयर से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी काफला सिस्टम। ओके, वी हैव रीच टू द एंड। देखिए मैंने वीडियो आज बहुत जल्दी में रिकॉर्ड की है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर इट। आप एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में से आप उसको कवर अप कर सकते हैं, और कोई चीज़ें अगर नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं कमेंट में ही रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और बस यही मानना है मेरा कि देखिए कंडीशन चाहे जितनी भी एडवर्स रहें, लेकिन आप लोग की तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि ये मेरी एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको मुझे पूरा करना है। तो वीडियो भले लेट आए कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ऐसा 2-3 दिन तक हो सकता है,
अगर सब कुछ बैक टू द नॉर्मल होता है तो हम लोग फिर से रिज्यूम कर जाएंगे 5 बजे अर्ली मॉर्निंग जो वीडियो अपलोड होती है उसी तरह। बस मैं आप चाहता हूँ कि आप लोग का सपोर्ट और प्यार बना रहे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।